गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस सेकंड चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नया नहीं है आपके लिए, आप अंडर 10th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं। जैसे आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है ये जानते हैं, क्लोरीन का 287 होता है ये जानते हैं आप, और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सटेंशन है यहाँ पर, यानी कि उसके बारे में कुछ और नए नए मेथड, नए रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ आप सीखोगे। लेकिन हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अंडर 9th स्टैंडर्ड को ले करके चलेंगे हम लोग, जो आप पढ़ चुके हैं उस पोर्शन का रिपीटेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं, दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े, वहां बताया गया कि इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन सब को अगर हम लोग एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अरेंजमेंट को हम लोग न्यूमेरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका डेफिनेशन आता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि किसी एटम में किस जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन है, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 2 8 1, तो इसका मतलब यह कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको थर्ड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर यहां देखा जाए तो इसके थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कह रहे हैं कि इस सोडियम एटम के थर्ड ऑर्बिट से सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, तो आप बता सकते हैं कि इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से सिर्फ हम 1 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि इसके सेकंड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो इसके सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। अब किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये कुछ एक रूल्स को फॉलो करता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट रह सकता है, उसे निकालने का फार्मूला था 2n²। और इस 2n² के अनुसार से अगर फर्स्ट ऑर्बिट जिन्हें k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो 2 × 1², इट मींस कि 2 आएगा। सेकेंड ऑर्बिट यानी L, तो यहां इनका आ जाएगा 2 × 2s², इट मींस 8, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्बिट में 8 आ सकता है, थर्ड ऑर्बिट M है, तो यहां आ जाएगा 2 × 3s², इट मींस 18। उसी तरह से अगर फोर्थ ऑर्बिट का पूछा जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 4s², इट वुड बी इक्वल टू 32। अगर फिफ्थ ऑर्बिट के बारे में कहा जाए, तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 2 × 5s², इट वुड बी इक्वल टू 50। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम तो हो सकता है। जैसे अगर आप क्लास ले रहे हैं, या मान लीजिए कि यहाँ एक स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पर परफॉर्मेंस होना है, और यहां पर 3 चेयर लगा हुआ है, इसके नीचे वाले में 5 चेयर लगा हुआ है, यहां ये 5 चेयर, तो इसका मतलब ये हो कि आगे वाले पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक बैठ सकता है कि नहीं, एक तो बैठ ही सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। अगर किसी दिन कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उस दिन जो 6 लोग आ गए, 6 लोग थे, तो 6 लोग हैं, तो यहां से बैठना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट रो में भी 3 और सेकेंड रो में भी 3 ऑडियंस हो गए। तो यहां पर इनका अरेंजमेंट हो गया 3 3। जैसे ही बताया जाएगा मैनेजमेंट को कि ये हमारा अरेंजमेंट है 3 3, तो उनके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा फर्स्ट रो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, और सेकेंड रो में 5 का कैपेसिटी था, अभी सिर्फ 3 है, यानी कि 2 और पर्सन को वहां बैठाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से
यहां दे रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 और फिफ्थ में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कई पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को सेल में किस तरह से फिल करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि हम लोग सब सेल यानी कि sp-df में किस तरीके से फिल करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल में किस तरीके से फिल करते हैं, यानी कि सेल के अंदर का पार्ट हो गया सबसेल और सबसेल के अंदर का पार्ट हो गया ऑर्बिटल, यानी सब एक और मिनिमम होता चला जा रहा है, यानी कि कई सबसेल में जैसे p सबसेल है और इस p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हो गए, px, py और pz। d सबसेल है और इस d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स था, जो डायग्राम हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये पार्ट था। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर से इन्हीं बात को जो आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18, फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32, फिफ्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 50, यानी इनसे ज्यादा नहीं हो सकता है इनके कॉन्फ़िगरेशन में। अब कुछ एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो ऑर्बिट वाइज होगा, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ये पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा तो फिर सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, जब ये सेकंड ऑर्बिट फिल्ड हो जाएगा तो फिर थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो अभी इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, तो इसलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग 1 लिखते हैं। कई जगह पर आप बुक देखोगे तो यहाँ पर k लिखा रहेगा, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके k सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम है, इनका 2 एटॉमिक नंबर, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी फर्स्ट में जाएगा, यानी कि 2 होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तब इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर 3 लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब 2 के बाद 2 बचा रहेगा वो उसके बाद वाले सेल में शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहां इनका कॉन्फ़िगरेशन 3 नहीं होगा, इसकी जगह पर इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगा, यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। बेरिलियम का 4 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 2। बोरोन का 5 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 3। अब देखो यहां 3 क्यों लिख दिए? इसलिए क्योंकि सेकंड ऑर्बिट बड़ा है फर्स्ट ऑर्बिट से और इस सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, तो जब तक ये पूरा भर नहीं आता है तब तक वो आगे नहीं जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, जब ये फिल्ड हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। अब ये सेकंड ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का कैपेसिटी है, जब ये पूरा 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएगा तो फिर थर्ड ऑर्बिट जाएगा, जब वो फिल्ड हो जाएगा तो फिर फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। तो इसलिए बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 5। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7। देखो ये एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर एटम के केस में तो सब तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं, आयन में डिफर करेगा वो तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, अभी आज स्टार्ट हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी ये 3-4 क्लास चलेगा, तो आयन का बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ एटम के बारे में। तो इसी के बराबर में तो यहाँ 2 7 हो गया। अगर नियॉन को ले लें तो नियॉन का 10 है, तो यहां इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। नियॉन के बाद में सोडियम आता है एटॉमिक नंबर 11, अब यहां 2 9 अगर आप लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? फिर यहां देखो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 से ज्यादा नहीं होगा, और जब ये 8 से ज्यादा नहीं होगा तो आपका 2 9 लिखना ये गलत हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम का 12 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। ये कितने तक कैपेसिटी है इसका? 18 तक। अब इस तरीके से इसको फिल करते चले जाओ। एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 3। सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 4। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। फिर ये 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से फिल करते चले जाओगे। यहां फिर हम रिपीट करें इसके आगे का। ये सब आपका 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, यानी उसी पोर्शन का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ये दे रहे हैं ताकि खुद से आप बनाओ। वीडियो में भी ये दिख रहा है और उसके बाद में फिर आप एक बार मिला लीजिएगा कि हाँ क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस का 15 है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 2 8 5। सल्फर का 16 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 6। क्लोरीन का 17 होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 7। आर्गन का 18 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। और पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8 9। ये आपको याद होगा, ये पढ़े होंगे आप, 9th स्टैंडर्ड में बताया गया होगा। अब यहां पे थोड़ा एकदम इत्मीनान से समझोगे। 9 नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 18 का। तो अभी तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो जब यहां इलेक्ट्रॉन फिल करने का कैपेसिटी है तो फिर भी ये नहीं होता है। अब ये क्यों? तो इस जगह पर एक रूल आता है, और ये रूल ये बताता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, चाहे उसका कैपेसिटी कुछ भी हो। फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक रूल्स को भी फॉलो करते हैं, और हर एक जगह पर हमें रूल्स फॉलो करना पड़ता है। एक डेविएट करते हुए एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करता है, तो मेहनत के एवज में उसे जो भी पैसा मिलता है उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। लेकिन आप सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से कि उन्हें अपने इनकम का कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिन्हें इनकम टैक्स कहा जाता है। तो इनकम टैक्स का भी एक बैरियर है कि उस लिमिट तक अगर किसी का इनकम है तो उसे टैक्स नहीं देना है, और उससे अगर वो ज्यादा इनकम है उसके पास में, तब उसका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना है। अब यहां पर भी तुम्हारे दिमाग में लगेगा कि अरे मेहनत तो वो भी कर रहा है, मेहनत ये भी कर रहे हैं, तो ये मेहनत कर रहे हैं तो इनका टैक्स क्यों दिया जा रहा है? तो ये एक रूल है जो हम सिटीजन को फॉलो करना है, क्योंकि हम जो पेमेंट, हम जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी पैसे से गवर्नमेंट बाकी कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करती है। तो उस रूल को फॉलो किया गया। मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से बना दिया गया कि हाँ 2 लाख से जिनका इनकम कम है उनको टैक्स नहीं देना है, तो 2 लाख से जितना आपका ज्यादा इनकम है उसको टैक्स देना है, तो वो 2 लाख स्लैब हो गया। अगर 3 लाख बाउंड्री लाइन बनाया तो वो 3 लाख स्लैब हो गया। तो इस तरीके से वो एक रूल बनाया गया है। वैसे ही यहां पर भी रूल है कि भले ही इसका कैपेसिटी कितना भी हो, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो 8 से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहां शिफ्ट कर जाएगा? आगे में। तो आप भी क्या करोगे, यहां पर इस तरीके से ऐसे लिखोगे, क्रॉस करोगे, ताकि ध्यान आपका जाए यहां पर। एक गलती जहां पर होगा उस जगह पर अगर क्रॉस करोगे तो रिवीजन के समय में आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उस जगह पर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। और यहां इससे रिलेटेड जो रूल है उसको हम पीडीएफ में दिए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। यहां ये रूल बताता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर उस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। 8 से कितना ज्यादा है? 1, तो यहां 8 कर दिए और ये 1, यानी कि 4th ऑर्बिट में चला गया। आप देखोगे तो 19 ही है। इसको एक बार ऐसे करके फिर से लिख लोगे आप रूल के नीचे में। पोटासियम का 19,
और यहाँ 2 8 8 1। इसके बाद में कैल्शियम इनका 20 होता है, तो फिर उसी तरह से 2 8 8 2, यहां पर ये 2 चला गया, जितना एक्स्ट्रा था यहाँ 1, यहाँ 2 एक्स्ट्रा था तो 2 चला गया। अंडर 10 तक में आप कैल्शियम तक पढ़े थे, आपको लगा कि अब यही रूल जो है आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा। अब कैल्शियम के बाद में अगर स्कैंडियम का कहा जाए कि 21 का क्या होगा कन्फिगरेशन, तो आप ये लिखोगे 2 8 8 3। अब ये गलत हो जाएगा, यहां ये गलत हो गया। इस जगह पर भी एक रूल आता है, ये रूल भी पीडीएफ में लिखे। आप चूंकि यहीं तक पढ़े थे, अंडर 10 के सिलेबस में यहीं तक था, अगर कोई टीचर बता दिए हुए एक्स्ट्रा तो वो अलग बात है, हालांकि नहीं चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सिलेबस में आपके जानकारी जहां तक जरूरत है वहीं तक बताएंगे, फिर जिस जगह पे जरूरत रहेगा वहां पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब यहां पर एक रूल आता है, ये बताता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ध्यान से समझना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इफ, बाहर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है इफ द सेकेंड लास्ट ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड और इट इज इनकम्प्लीट। सेकेंड लास्ट ऑर्बिट ये है, अगर ये इनकम्प्लीट है तो बाहर में 2 से ज्यादा नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहां तो 2 से ज्यादा है, 5 है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट आप ध्यान नहीं दिए, वहां बता रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इफ सेकेंड लास्ट ऑर्बिट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। तो देखो यहां इसके तो सेकेंड ऑर्बिट पूरी तरह से फिल्ड है, सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी ही है 8 का, तो ये भरा हुआ है। लेकिन यहां पर ये सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, सॉरी, तो ये लास्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, और इस थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 18 का, यानी कि इसका कैपेसिटी 18 का था, लेकिन यहां पर सिर्फ 18 है, इसका मतलब ये पार्शियली फिल्ड है। तब इस रूल के अनुसार से स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बाहर में 2 रखेंगे और इसको फिल करेंगे, यानी 2 8 9 2, यानी यहां 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां 2 रख दिए, उसके बाद अंदर में जितना जगह खाली है वहां तक फिल करते चले जाएंगे, यानी कहां तक चला जाएगा? 18 तक। स्कैंडियम के बाद में अगर ट्रिटियम का लिखते हैं 22 होता है, तो ये आ जाएगा 2 8 10 2, यानी बाहर में 2 रख दिए, इलेक्ट्रॉन मिला भी लोगे, 8 and 2 10 and 10 20 and 2 22। तो हमको लगता है कि बाकी का अब आप कंप्लीट कर सकते हो। यहां 2 कर दिए, बाहर में 2, फिर ये 10 होगा, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 तक चला गया। थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कहां तक का है? 18 तक का, वो 18 तक फुलफिल्ड हो गया। अब 18 के बाद में फिर यहां ये 2 है, तब यहां ये भरना शुरू होगा आगे की तरफ में। 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8, जैसे ही 8 आएगा तो फिर ये रूल अप्लाई होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर वो अपने बगल वाले में जाएगा, फिर वहां वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो अंदर की तरफ में फिल करना शुरू होगा, वैसे वो बढ़ता जाता है। बीच बीच में कुछ और रूल्स भी आते जाते हैं, और ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, हमें सिलेबस में जिंक तक पढ़ना है, तो जिंक तक का आप कॉन्फ़िगरेशन ही कंप्लीट करोगे, और वहां पर भी कुछ चेंजेज आएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे कि वहां क्या चेंजेज आएगा, यानी कि इस तरीके से आप इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट करोगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेलुलर ऑर्बिट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 9th स्टैंडर्ड में आपका पढ़ा हुआ था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसेल या सब ऑर्बिट के बारे में। सबसेल और सब ऑर्बिट को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग बात किए थे कि सबसेल को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस एल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 0 यानी कि S, 1 यानी P, 2 यानी D और 3 यानी F। ये हम लोग S, P, D, F करते हैं।
और इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके अनुसार से निकाले थे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन था। 2 × 12+1 ये याद होगा आपको। उसी अनुसार से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाले थे। ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कंफ्यूगरेशन लिखते वक्त में ये पार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। और इस जगह पर एक और रूल अप्लाई होता है, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सब स्मॉल लेटर से है, ये स्मॉल एस है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है, एस पी डी एफ। अब इसके बाद में एक रूल आता है अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव प्रिंसिपल ये बताता है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग उनके एनर्जी सीक्वेंस के अनुसार से होता है, यानी कि जिस सबसेल का एनर्जी वैल्यू सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फील्ड होगा। जब वो पूरी तरह से फील्ड हो जाएगा तब फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से उस सीक्वेंस में आगे बढ़ता रहेगा। अब ये एनर्जी सीक्वेंस हम कैसे niकालेंगे? तो इनके लिए एक रूल है जिन्हें बोर एंड बरी रूल कहा जाता है। बोर एंड बरी रूल। इस बोर एंड बरी रूल को N+L रूल भी कहते हैं। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझिए। बोर एंड बरी रूल। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि किसी भी 2 सबसेल को अगर कंपेयर करना है तो उनकी N+L का वैल्यू आप निकालो। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया एक 4s है और दूसरा 3d है, और आपसे ये कहा गया कि आप बताइए कि इस 4s और 3d में किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा, 3d में फिल होगा या 4s में फिल होगा। तो आपको क्या करना है, इसका N+L वैल्यू निकालना है। थोड़ा याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि इसके आगे का ये पार्ट N का वैल्यू बताता है, ये पार्ट L का वैल्यू बताता है। उसी तरह से इसके भी यहां पर N का वैल्यू होगा और ये पार्ट इसके L का वैल्यू होगा। देखो तो यहां N का वैल्यू कितना हो गया 4, L का वैल्यू कितना होगा S है। तो थोड़ा सा फिर से याद करो, S P D F और इनके लिए L का वैल्यू 0 अभी लिखे भी थे, 1 2 और 3। तो यहां पर ये S है तो ये 0 हो गया। तो यहां पे निकालोगे आप तो N+L यानी 4 + 0, ये वैल्यू 4 आ गया। 3d के लिए निकालते हैं, N का वैल्यू 3, L का वैल्यू D है, D के लिए देखो कितना होता है 2। तो N+L निकालेंगे तो 3 + 2 इट मींस 5। अब देखो यहां 4 है और यहां इनका वैल्यू कितना है 5। तो बोर एंड बरी रूल के अनुसार से जिस सबसेल के N+L का वैल्यू छोटा होगा उसका एनर्जी कम, और जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि 4s और 3d में किनका एनर्जी ज्यादा है तो आप बताओगे कि इन कंपैरिजन टू 4s 3d का एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 4s में N+L का वैल्यू 4 आ रहा है और 3d में N+L का वैल्यू 5 आ रहा है। और बोर एंड बरी के अनुसार से जिसके N+L का वैल्यू बड़ा होगा उसका एनर्जी वैल्यू बड़ा होगा। अब आप इस अनुसार से किसी का भी निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे ये कह दे कि एक 6s है और दूसरा 7p है, तब तो आपको यही पे पता चल जाएगा N का वैल्यू 6 और L का वैल्यू 0। तो 6 + 0 यानी कि 6, N का वैल्यू 7 और P के लिए L का वैल्यू 1, तो ये 8 हो गया। यानी कि 6s के कंपैरिजन में किसका एनर्जी ज्यादा होगा 7p का। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कि 6s और 7p में पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो पहले 6s में जाएगा, उसके बाद फिर 7p में। ये पहला रूल हुआ। सेकंड रूल का जरूरत क्यों पड़ा, इस जगह पर आते हैं। जैसे आप इसको देखो, एक वैल्यू दिया हुआ है 3p और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 4s। इस 3p में N का वैल्यू आ गया 3 और L का वैल्यू P के लिए 1 होता है। तो यहां N+L निकालोगे तो 3 + 1 इट इज इक्वल टू 4। 4s के केस में N का वैल्यू 4 और L का वैल्यू 0। तो यहां जब आप N+L निकालेंगे तो 4 + 0 इट मींस ये वैल्यू 4 हो गया।
अब यहां पर इनके लिए भी 4 आ रहा है और इनके लिए भी 4 आ रहा है, दोनों जगह पर। अगर दोनों जगह पर अलग अलग वैल्यू आता तब तो जिनका वैल्यू कम है, जैसे यहाँ पर ये 6 है और ये 8 है, तो इनका एनर्जी वैल्यू कम है, इनका एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका n प्लस l वैल्यू कम है। लेकिन इस जगह पर जब दोनों का बराबर है तो सेकेंड रूल आता है, और ये सेकेंड रूल बताता है कि द सबसेल व्हिच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n the subcell which has lower value of n has comparatively lower energy। ये कब लगाएंगे? जब फर्स्ट वाला फेल हो गया। ये कब लगाएंगे? जब n प्लस l का वैल्यू बराबर बराबर आ रहा है, जैसे कि यहां पर आ रहा है। तो अब यहां पर इन दोनों में देखो, यहां n का वैल्यू 3 है और यहां n का वैल्यू कितना है? 4। तो लोअर वैल्यू इसका है, इसका मतलब 3p का एनर्जी कम है और इससे ज्यादा एनर्जी वैल्यू किनका हो गया? 4s का हो गया। अब इस अनुसार से जो भी सबसेल दिया हुआ है तो उसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर मान लिया इन सबको आप कॉपी में नोट करोगे, थोड़ा इस तरह से एरो बना करके जैसे हम समझा रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि पीडीएफ में इतना डिजाइनिंग करना डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि उस मामले में हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा काम तो केमिस्ट्री पढ़ाना होता है। ये तो ये लॉकडाउन के सिचुएशन में इस तरीके का माहौल बन गया कि वीडियो बनाना पड़ रहा है। वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं इस पर कि ये सब कुछ जो वो सीखे अब यहाँ आने के बाद में, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो जहां तक हमसे संभव हो पाता है वो करते हैं। हाँ, कंटेंट को समझाने में समझौता नहीं। उसके लिए आप ये गौर करते हो कि एक ही चीज को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं कि अगर आप सिर्फ ध्यान से सुने होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और थोड़ा सा फिर से उस पार्ट को आप रिपीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके दिमाग में पहले ही से है कि हमें क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद अलग, तो वो तो सुनाई नहीं देता है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में, क्लास में भी हम लोग यही देखते हैं, और इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया। 96 से पढ़ा रहे हैं, तो 96 से पढ़ा रहे तो सोच लो 24 ईयर से तो पढ़ा रहे। तो इस इतने समय में ये तो समझ में आ गया कि कौन समझना चाहता है, कौन समझते हुए दिखना चाहता है, और कौन समझने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आपके पास में तो बेस्ट ऑप्शन हो गया है। बाकी के नॉर्मल क्लासेस में आप टीचर को रिवाइंड नहीं कर सकते, उनको बोलोगे कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो छोटा सा कोई पार्ट रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यहां आप अपने वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अभी फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देख सकते हैं, क्योंकि आपके ऐप में है, तो इसका फायदा उठाइए, यह ज्यादा बेनिफिशियल है। जब जिस जगह पर जितना जरूरत होगा उतना हम आपको सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको पहले डाइजेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की तरफ हमें मेजॉरिटी को लेके चलना होता है, यानी उसके अनुसार से कि हम कहां पर कौन सा पोर्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाले पे थोड़ा सा बिलीव भी करना पड़ेगा आपको। यहां आते हैं फिर, अब बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 3D दे दिया, 2s है, 4s है, 1s है, 2p हो गया, 3s है, 4p, 3p, इतना ही देते हैं। आपको एक क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा और पढ़ा देंगे, और इनको कहा जा रहा है कि अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके एनर्जी के अनुसार से। आप सबसे पहले क्या करो कि सबके n प्लस l का वैल्यू लिखो। ध्यान से देखना, यहां ये जो लिखा उसको फिर से लिख रहे हैं। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के केस में 2 और f के केस में 3 होता है। अब देखो यहां 3d के लिए, ये तो n का वैल्यू 3 हो गया और d के लिए वैल्यू कितना होता है 2, तो 3 + 2 5, 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 4 + 1 5, 3 + 1 4। अब अरेंज कर देखो तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है? 1s का। हम इसे कट कर दिए ताकि रिपीट नहीं हो।
यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। इसके बाद देखो किसका है 2s का, यानी इनके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2 के बाद देखो 3 दो जगह पर आ रहा है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो बोर एंड बरी रूल का सेकंड पॉइंट, इन दोनों में n प्लस l का वैल्यू सेम है। अब इसमें n का वैल्यू 2 है और इसमें n का वैल्यू 3 है, तो जिसके n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होगा, तो यानी कि पहले आ जाएगा इसके बाद में 2p और 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर 3s में, 2p इसके बाद में 3s, तो 2p का भी हो गया 3s का भी हो गया। अब देखो 4 उसी तरह से दो जगह पे, यहां भी 4 है यहां भी 4 है, जब दोनों बराबर है तो यहां n का वैल्यू 4 है और यहां n का वैल्यू 3 है, तो कम एनर्जी होगा 3p का, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, ये 3p 4s कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो ये 3d है और ये 4p है, तो इसके बाद 3d और इसके बाद 4p। तो कई जगह पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये देखो ये 4s है और ये 3d है, ये फोर्थ ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, आगे समझाएंगे भी, अभी ज्यादा बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो कह सकता है कि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों जाता है, तो वहां पर आपके पास में रीजन है कि 4s के केस में n प्लस l का वैल्यू 4 है, जबकि 3d के केस में n प्लस l का वैल्यू 5 है, और बोर एंड बरी रूल के अनुसार से जिस सबसेल के n प्लस l का वैल्यू बड़ा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए 3d का एनर्जी यहां ज्यादा हो गया। तो इस सीक्वेंस के अनुसार से आपको अरेंज करना है और इसी सीक्वेंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो यहां तक आप नोट करोगे और जो क्वेश्चन देंगे उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस n प्लस l रूल के अनुसार से अबव प्रिंसिपल को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं जो सबसेल के एनर्जी वैल्यू को बताता है। कैसे करना है तो आप अपनी कॉपी में भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे फॉलो करोगे। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये इस तरीके से सीक्वेंस में लिखिए। अब इसके बाद में फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड से लिखोगे 2p 3p 4p 5p 6p 7p। 1 में p क्यों नहीं लिखे, थोड़ा सा पीछे जाओ, डायग्राम में बताया था ज़ीलिथल क्वांटम नंबर, आप वीडियो जा करके देखो, वहां पढ़े थे हम लोग कि l का वैल्यू 0 to n-1 होता है, और इसी कंसेप्ट के अनुसार से फर्स्ट ऑर्बिट में p सबसेल नहीं होता है, सेकेंड ऑर्बिट में d सबसेल नहीं होता है, तो ये आगे का ये जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये ऑर्बिट को बताता है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाले में p नहीं। उसी तरह से जब d स्टार्ट करोगे तो सेकेंड को छोड़कर थर्ड से स्टार्ट करेंगे, 3d 4d 5d 6d 7d करके। इसी तरह से जब f लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 4f 5f 6f 7f, यहां तक में हमारा 118 एलिमेंट फिल्ड हो जाएगा। हाँ, अगर हाइपोथेटिकली इसे एक्सटेंड करना हो तो फिर जब g लिखेंगे तो 4f को छोड़ करके 5g से स्टार्ट करेंगे, h लिखेंगे तो 6h से स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बात करेंगे, वहां पर जरूरत पड़ेगा, एक क्वेश्चन आएगा तब, अभी नहीं तक। ये इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे। अब इसके बाद में ध्यान देना है कि कैसे कट करना है, एरो बनाना है वो। अब सबसे पहले आप कट करोगे 1s को, ऐसे जैसे हम एरो कट कर रहे हैं उस तरीके से 1s। इसके बाद कट करना है आपको 2s को, इसके बाद कट करना है एरो कि जो 2p और 3s दोनों को कट करे एक साथ में। याद है 2p से चलता चला गया कहां पर 3s तक, इसके बाद एरो जाएगा 3p और 4s के पास, इसके बाद आएगा 3d 4p 5s। देख रहे हो कि अब लाइन पैरेलल होता चला गया। फिर आएगा 4d 5p 6s,
फिर आएगा 4f 5d 6p 7s और फिर आएगा 5f 6d 7p। बस यही है, यानी कि जो 118 एलिमेंट है उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 7p तक जाता है। पूरे प्रेडिक्टेबल में इतना ही। अब इसके बाद अगर हाइपोथेटिकल बढ़ेगा तो वहां पर करेंगे। तो ये सीक्वेंस बनाना है आपको। ये सीक्वेंस बताता क्या है, जो ये एनर्जी लेवल को बताता है। ये बताता है कि सबसे कम एनर्जी है 1s का, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले हो जाएगा 1s में। जब ये पूरी तरह से फिल्ड हो गया तो फिर सेकेंड एरो स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा 2s में। 2s जब फिल्ड हो गया तो फिर जाएगा 2p, फिर 3s में, फिर जाएगा 3p 4s। ध्यान से देखो, फिर 4s के बाद में अब नेक्स्ट एरो पकड़ेंगे 3d 4p 5s। जब ये फील्ड हो गया तो फिर जाएगा 4d 5p 6s में। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4f 5d 6p 7s में। इसके बाद फिर 5f 6d 7p में, यानी इस तरीके से। क्लास वगैरह में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते थे, ध्यान है या नहीं है वो यहां पर रिपीट करते हैं। आप ध्यान से समझना। अगर किसी से हम पूछे कि 4p के बाद बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो सबसे पहले ढूंढो 4p कहां है, इस जगह पर। अब ये एरो डायरेक्शन को बता रहा है, एरो को ही देखना है तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो तो 4p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 5s, यानी कि जब 4f पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा 5s की तरफ। अगर हम पूछे कि 6s के बाद कहां जाएगा, ढूंढो पहले 6s कहां है, इस जगह पर। तो ये 6s जब फिल्ड हो गया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये एरो तो नील कर रहा है तो फिर नेक्स्ट एरो को पकड़ेंगे, यानी कि 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएगा, 4f में। 4f के बाद कहां जाएगा, 5d में। तो ये इनके सीक्वेंस को बता रहा है। अगर 3d है तो 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, 4p के बाद जाएगा 5s में, फिर 4d, फिर 5p और फिर 6s। ये आप अपनी कॉपी में बनाओगे और इसका प्रैक्टिस करोगे कि खुद से बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिक पार्ट है। आपको रफ में पहले बना लेना होगा और उसके बाद जिस किसी भी एलिमेंट का करें, चाहे कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे, तो आप इस अनुसार से इस कंसेप्ट को लेकर के कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद 1s 2s के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अगले क्लास में बताएंगे। तो यहां तक का आप काम कर लोगे, जो वर्क देंगे उसको आप असाइनमेंट में सबमिट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा 1s2 2s2 कैसे लिखा जाता है आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो। केमिस्ट्री का ये अल्फाबेट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कमांड नहीं हुआ तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में प्रॉब्लम होगा, केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होगा, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, फिर 12th में आप जाओगे तो वहां भी परेशानी होगा। और इस तरीके से 12th में भी 20% स्टूडेंट रहते हैं जहां कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। रीजन ये कि 11th में वो ध्यान नहीं दिया। अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, 11th का क्वेश्चन 12th में नहीं पूछा जाता है, लेकिन 12th का जो फाउंडेशन है वो 11th में ही क्रिएट होता है। आप 9th में कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आप देखें 9th वाला पोर्शन तो हम रिपीट कर देंगे। तो केमिस्ट्री में आप पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अब जितना आप पढ़ रहे हैं वो कम से कम ध्यान रखोगे तो 12th में आपके लिए हेल्पफुल होगा, वहां पर वो आपको मदद करेगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में